है कि इम्तियाज जलील ये चंद्रकांत खैरे जी के चेले हैं। चंद्रकांत खैरे जी ने उनको खड़ा किया ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और फिर वो खैरे साहब चुन के आ जाए, मगर दुर्दैव से वो नहीं आ पाए। सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। अपने बयानों के लिए मशहूर या अपने वादग्रस्त बयानों के लिए मशहूर या कोई भी बात खुल के कहने के लिए मशहूर या टीका टिप्पणी करने के लिए मशहूर हर्षवर्धन जादव ने आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में औरंगाबाद में एक पत्रकार परिषद में उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने ये कह दिया कि इम्तियाज जलील चंद्रकांत खैरे के चेले हैं, और चंद्रकांत खैरे ही ने उन्हें खड़ा किया था इलेक्शन में ताकि चंद्रकांत खैरे चुनकर आ जाए। इस वादग्रस्त बयान पर जब मीडिया वालों ने उनसे कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई इसके सबूत, तो हर्षवर्धन जादव ने कहा कि वक्त आने पर मैं सबूत भी पेश करूंगा। खैर, ये तो एक इम्तियाज जलील की और उनकी बात थी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा वो ये थी कि मैं अपना पैनल रायभंज जादव विकास आघाड़ी के नाम से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में खड़े करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपने जेल में गुजारे हुए ज़िंदगी को भी याद किया। पत्रकार के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ज़मानत की हर कैदी को पड़ी रहती है। खैर, जो कुछ कहा आज हर्षवर्धन जादव ने, और वो काफ़ी मूड में भी थे, हर बार से अलग जो है चेहरे पर खुशी थी। अब खुशी किस बात की है ये तो वही जाने। और जब उनसे पूछा गया कि आप बहुत मूड में हैं, तो नहीं बोले मैं तो कोई मूड में हूँ नहीं। खैर, आप देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवालों के किस तरीके से जवाब दिए और क्या कहा उन्होंने कि इम्तियाज जलील के बारे में। तो इम्तियाज जलील तो आपके दोस्त है, क्लासमेट है। जब चुनकर आए थे तभी आपने ये कहा था, और आप कह रहे कि खैरे साहब ने खड़े कर दिए उनको। इम्तियाज जलील जिले के खासदार हैं। पॉलिटिक्स का फील्ड होने की वजह से निश्चित स्वरूप से एक दूसरे से पहचान है, मगर ऐसे होते हुए मुझे लगता है कि ये कहना कि वो आपके क्लासमेट है, तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे वो क्लासमेट हो नहीं सकते। और दूसरी बात कि ऐसा कहना कि भाई आपकी और उनकी बहुत नजदीकी दोस्ती है, ये भी बात उचित नहीं है। जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, जैसे अपने अपने फील्ड के, आप अभी भले ही अलग अलग चैनल से हो, बाहर जाके तो बात एक ही करेंगे ना। तो पॉलिटिशियंस में भी वो एक क्या बोलते हैं ना, ब्रदरली फ्रैटर्निटी जो होती है वो होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है। आप आपकी चैनल चलाएंगे, ये इनकी चैनल चलाएंगे। हर्षवर्धन जादव हमेशा सुर्खियों में क्यों बने रहते, क्या वजह है? पता नहीं भाई, मुझे लगता है ये ऊपर वाले की करामत है, इसलिए हो रहा है। खुद बन जाते। मुझे ये लगा, मुझे पता ही नहीं था कि प्रेस यहाँ पे है। मैंने तो अपने 4 दोस्त बुलाए थे कि भाई देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। अब मुझे कन्वर्टे जी का फोन आ गया बीच में, बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं तो आ रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे, हम तो 1 घंटे से बैठे हैं। मुझे पता ही नहीं प्रेस आई है, तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या चलता है। ये शायद खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये चल रहा है, और चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लोग पारिवारिक जो है तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं आपके मामलों में, वजह क्या है उसकी? मेरे हर मामले में लोग दिलचस्पी लेते हैं। ये मैं खुशनसीबी है या बदनसीबी है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक साधारण आदमी जो कि लोकसभा चुनाव हार गया है, जो कि विधानसभा चुनाव हार गया है, जिसके फैमिली में सारे दुनिया के इश्यूज चालू हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या चीजें जिसकी लाइफ में हो चुकी है, जो अभी अभी 2 महीने जेल में से रह करके आया है, उसके बैठक में औरंगाबाद संभाजी नगर की पूरी प्रेस अगर आकर के रुक के वो पूछना चाहती है उससे, तो मुझे तो लगता है कि मैं तो बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ भाई, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट इज अ गुड थिंग। व्हाट इज बैड इन मला एक प्रश्न विचार उत्तर द्यावं। Yes. तुम्ही म्हटलात की 2 महिने तुम्ही जेलमध्ये होता। 2 महिन्याचा जेलमधला प्रवास कसा होता? जेलमध्ये जसं मला असं वाटतं की वीट जशी भट्टीमध्ये टाकल्याच्या नंतर कडक होते, तसं जेलमध्ये राहिल्याच्या नंतर सुद्धा माणूस असा होतो, जो थोडाफार पण त्याच्यामध्ये असा थोडा हे असतो, तो स्थिर होऊन तो कडक होतो आणि मजबूतीने उभा राहतो। वीट भट्टीतली वीट आणि जेल मधलेला आलेल्या माणसामध्ये काहीही फरक नाही। तुम्हाला काही वाटायचं की आपल्याला जामीन मिळेल नाही मिळेल? प्रत्येक कैदीला असं वाटतं की आपल्याला जामीन लवकर मिळाला पाहिजे,
म्हणजे जेलमध्ये जर कुठल्या कैद्यांमध्ये काही चर्चा असेल तर एवढीच असते की तू कधी जाणार आणि मी कधी जाणार, पण जेव्हा भाग्यात दिलेलं असतं त्यावेळेला जातो. मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. त्यामुळे लाल गेटच्या बाहेर पाय पडोस तर तुमचं काही खरं नाही. लाल गेटच्या बाहेर पडलं तर तुम्ही निघालाच असते. आता आपण फोकस जो केला पाहिजे तो शहरातल्या प्रश्नांच्या संदर्भात करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात तुम्ही जे म्हणताय की कुठल्या व्हिडिओजना हिट जास्त होतात आणि कुठल्या व्हिडिओजना हिट कमी होतात, परंतु ही पण गोष्ट तितकीच खरी आहे की जर तुम्ही लोकांची प्रामाणिक राहिला तर ट्रॅक्टर निशाणीवर पण तुम्ही 2,84,000 मतं घेऊ शकता. आम्हाला विजयाची अपेक्षा होती तुमच्या, तुम्ही 2,84,000वर समाधानी आहात? विजय मिळाला असता, परंतु मी पहिलंच स्टेटमेंट केलं होतं की या शहरामध्ये दुर्दैवाने, जिल्ह्यामध्ये दुर्दैवाने धार्मिकतेचा वापर राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी करत जाण्याची आतापर्यंतची प्रथा झालेली आहे आणि ती प्रथा मी खरं म्हणजे मोडण्याचा प्रयत्न केला की शिवाजी महाराजांच्या जयंतीला एखादा मुस्लिम समाजाचा माणूस येऊ शकतो का? मुस्लिम समाजाच्या माणसाला शिवजयंतीचा अधिकारच नाहीये. त्यामुळे त्यावेळेला जहाल इस्लामाचा प्रचार करणाऱ्या एका पक्षाच्या विधानसभा सदस्यांना मी शिवजयंतीला बोलवलं होतं. माझा उद्देश त्याच्यामध्ये एवढाच होता की हिंदू मुस्लिम हा वाद मिटावा आणि या जिल्ह्यामध्ये विकासाचं वातावरण तयार व्हावं. दुर्दैवाने ते अजून झालेलं नाही. प्रयत्नांती परमेश्वर. हा एकदा आमंत्रित करीन आणि मग त्या दिवशी मात्र कनवटे साहेब, त्या दिवशी मात्र 1 मिनिटही मी लेट होणार नाही. जर मी 5 वाजता तुम्हाला सांगितलं तर मी 4:30ला इथे येईन. मला आज मुळात हेच माहित नव्हतं की तुम्ही सगळे जर आलाय. मला जर माहिती असतं तर मी सगळं हे सोडून आलो असतो. सर्वसाधारणरित्या आजची बैठक ही फक्त इंटरनल बैठक होती की काय करायचं रे आपल्याला, हे असं आहे आणि हे असे चंद्रकांत पाटील बडबड करतायत. अशा वेळेला आपण भूमिका घ्यायची का, आपण उतरायचं का याच्यामध्ये, ही चर्चा करण्यासाठी किंबहुना आपण डिस्पर्स झाल्याच्या नंतर ती बैठक. अभी आप अभी किस पक्ष में हैं? और मैं ये किसी भी पक्ष में नहीं हूँ. मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ. मैंने रायबान जादव विकास आघाड़ी नाम से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की है. पिछली बार कन्नड़ विधानसभा मतदार संघ में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हम लड़े और नगर पालिका के चुनाव भी हम लोग लड़े इस रायबान जादव विकास आघाड़ी के माध्यम से. और इसका रजिस्ट्रेशन होने की वजह से महानगर पालिका के इलेक्शन में भी इसका हम यूज कर सकते हैं और कैंडिडेट्स को फिट कर सकते हैं. अलायंस किससे होगा? कुछ भी अभी मुझे पता नहीं है. बहुत ही प्रारंभिक प्राइमरी मीटिंग आज होने वाली है. एमआईएम के बारे में आपके दिल में जो है, या एमआईएम वालों के दिल में जो आपके बारे में, उसका भी उपयोग होगा ये इलेक्शन में? एक हमदर्दी. मुझे लगता है कि मैं विकास के बारे में ही मुझे बात करना है. ये ऑफशूट्स जो है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, जो हो नहीं रही है. बात हो रही है पॉलिटिक्स की, बात हो रही है कम्युनलिज्म की, लेकिन बात कहीं डेवलपमेंट की नहीं दिख रही है. तो यहाँ पे डेवलपमेंट की भी बात करने वाला कोई बंदा हो, ऐसे लोगों को लगता है, ऐसा मुझे फीलर्स आ रहे हैं. मुझे लगता है मुझे उसके बारे में ही बात करनी है. इलेक्शन के टाइम में कहीं ये तो नहीं होगा कि जो हर्षवर्धन यादव को फिर वो टाइम में इमोशनली कर दिया जाएगा पारावी फैमिली मैटर को लेकर? देखिए, फैमिली मैटर तो मेरा फैमिली कोर्ट में चल रहा है. आपको तो सब पता है, सारी दुनिया को सारी चीजें पता है. होता रहेगा उसके हिसाब से. अभी क्या बोलते हैं ना, वो कौन सा शेर है, हम तो अकेले ही चले थे, ऐसा वो शेर है ना. क्या शेर है बताइए, आप ही बताइए. मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए. तो ऐसा है. बोलते हैं कि तामझाम न करते हुए कोई हमको तामझाम नहीं करना है. हम सादे लोग हैं मगर हम काम करने वाले हैं और हमको काम ही चाहिए. हमको दूसरे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम देख रहे हैं कि इस शहर की अवस्था दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और ऐसे सिचुएशन पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता इसमें कुछ करने को तैयार नहीं है. सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं. ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है और हम चाहते हैं कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें. बाकी जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे वो निर्णय हम प्रेस को जब होगा हम जरूर बताएंगे और सभी जाति धर्म को साथ में लेकर हम आगे चलने वाले हैं. बीच में एक स्टेटमेंट हुआ था माननीय उद्धव ठाकरे जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था,
ये बात सही है कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था, और ये मुझे लगता है कि इस हमारे औरंगाबाद के जिनको लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन यादव की वजह से चुन के आए हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि इम्तियाज जलील ये चंद्रकांत खैरे जी के चेले हैं। चंद्रकांत खैरे जी ने उनको खड़ा किया ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और फिर वो खैरे साहब चुन के आ जाए, मगर दुर्दैव से वो नहीं आ पाए। लेकिन उनको भी, इम्तियाज जी को भी ये मानना पड़ेगा कि औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था, औरंगजेब कम्युनल आदमी था। सिर्फ हिंदुओं को कम्युनल बोलना ये बात ठीक नहीं है। इस्लाम मुस्लिम समाज में भी अगर कोई सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करता हो, हिंदू को बाजू में रख करने के चलने की बात करता हो, तो वो आदमी सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सेक्युलर नहीं होता है। हम सारे धर्मों को साथ में जब साथ में लेके चलने की बात करते हैं तभी सेक्युलरिझम इसमें आता है। पुरावे काय आहेत तुमच्याकडे? पुरावे आहेत आणि वेळ प्रसंग आल्याच्या नंतर मी ते प्रेस समोर उपस्थित करेन. कशा म्हणताय, कशा आधारावर म्हणताय तुम्ही? मोठ्या प्रमाणावर पुरावे असल्याचं मी आत्ताच म्हटलंय. वेळ प्रसंग आल्यावर प्रेसच्या समोर ते पुरावे निश्चितच मी देईन. माझ्या नावाने जे खापर फोडायचा प्रयत्न केलेला आहे, खरं म्हणजे असा कुठलाच धर्म नाही, असा कुठलाच समाज नाही जो ज्याला तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही खासदार होऊ शकत नाही. कारण हा देश आणि या देशाचं संविधान हे सेक्युलर संविधान आहे. त्यामुळे ह्याच्यामुळे मुसलमान निवडून आला म्हणजे मुस्लिम माणसाने निवडून येऊ नये असं काही म्हणणं आहे कोणाचं? मुळात ती गोष्ट चुकीची आहे. आणि दुसरी गोष्ट, चंद्रकांत खैरेंनी जर इम्तियाज जलीलला उभं केलं होतं तर मग ही बाजी पलटली कशी काय? हे बघा, हे जिल्ह्याचं अनेक वर्षांचं सूत्र आहे आणि या सूत्रामुळेच हा जिल्हा अधोगतीला गेलाय, किंबहुना हे शहर अधोगतीला गेलंय. या शहरामध्ये विकासाचा विचार कमी होतो आणि धार्मिक प्रचाराचा विचार जास्त होतो. त्यामुळे या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये निवडणुकांमध्ये अशा पद्धतीचे धार्मिक तेढ निर्माण करून आपली राजकीय पोळी बांधण्याचं काम सगळ्या लोकांनी केलेलं आहे. आणि त्यामुळे अशाच स्वरूपाचा हे एक पाऊल होतं असं माझं मत आहे. आणि निश्चितच त्याचा फायदा चंद्रकांत खैरेंना झाला नाही असं पण म्हणू शकत नाही. कारण चंद्रकांत खैरेंचं गेल्या अनेक वर्षांचं जर काम आपण बघितलं तर कुठलाही माणूस त्यांना मतदान करण्याच्या मानसिकतेत नव्हता. फक्त ज्या वेळेला धार्मिक तेढ निर्माण झाला त्यावेळेला चंद्रकांत खैरेंचं मतदान वाढलं, ही मात्र वस्तुस्थिती. आता मला असं वाटतं की ज्या वेळेला प्रसंग येईल त्यावेळेला ह्याचे पुरावे तुम्ही मागताय, निश्चितच मी तुम्हाला पुरावे देईन. लोक आहेत, सांगणारी माणसं आहेत आणि त्यावेळेला हे निश्चितच होईल. पण मला असं वाटतं, माझी प्रेसला अशी विनंती आहे की एक कुठेतरी वेगळं वळण देण्याच्या ऐवजी जे मुद्दे या शहराच्या नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे आहेत ते मुद्दे प्रेसनी अधोरेखित करावे. हर्षवर्धन जाधवांनी चंद्रकांत खैरेला काय म्हटलं किंवा चंद्रकांत खैरेंनी सखारामला काय म्हटलं, गोपीचंद पाडळकरांनी शरद पवारांना काय म्हटलं आणि धनंजय मुंडेंनी अमक्याला काय म्हटलं, याच्यामध्ये लोकांना इंटरेस्ट नाही. लोकांना इंटरेस्ट आहे आम्हाला प्यायला पाणी मिळतं का, लोकांना इंटरेस्ट आहे आमच्या गल्लीत मोकाट कुत्रे फिरणार नाहीत याची व्यवस्था काय करणार आहात. लोकांना ह्याच्यामध्ये जास्त मिळाले नसते काय तुम्ही म्हणताय. त्या विषयात जरच लोकांना इंटरेस्ट असतात, बाकीच्या विषयात जर इंटरेस्ट नसता तर तुमच्या स्वतःच्या व्हिडिओला जे लाखोंचे हिट्स मिळत आहेत युट्यूबला ते मिळाले नसते ना. लाखोंचे हिट्स मिळतात कारण मी लोकांची भाषा बोलतो. तुमच्या दुसऱ्या व्हिडिओच्या बाबतीत, माझे दुसरे व्हिडिओच्या बाबतीत तुम्हाला जास्त इंटरेस्ट